हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसका नाम है जहां कोई वापसी नहीं। आज हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। कुछ क्वेश्चन जो हैं आपकी एनसीईआरटी के हैं और कुछ मैंने अतिरिक्त प्रश्न भी लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गाँव में सूनापन क्यों है? पूरा चैप्टर जो है अमझर गाँव के ऊपर बेस्ड है, तो हमें बताना है कि अमझर क्या है और अब इस गाँव में सूनापन क्यों है। अमझर नाम का गांव जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौली नामक जिले में स्थित है। अमझर का नाम अमझर इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ आम के बहुत सारे पेड़ थे। बहुत अधिक संख्या में वहाँ आम के पेड़ थे और आम जो है वहाँ पेड़ों से झड़ते रहते थे, इसलिए उस गांव का नाम जो है अमझर पड़ गया। लेकिन तो इस तरीके से अमझर जो है एक बड़ा ही खूबसूरत गांव था, आम के पेड़ों से लदा फदा। उसके बाद जो है वहाँ पर एक प्रोजेक्ट आ गया, अमरौली प्रोजेक्ट करके। उस परियोजना के कारण वहाँ के बहुत सारे गांव उजाड़ दिए जाने थे, यानी वहाँ कोई उद्योग लगना था, कोई फैक्ट्री लगनी थी, एक बड़ी परियोजना वहाँ पर आ गई, कोई विकास कार्य होना था, तो वहाँ के बहुत सारे गांव उजड़ जाने थे। जब से लोगों ने ये सुना कि यहाँ एक प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है और यहाँ के सारे गांव उजड़ जाएंगे, उन्हें कहीं और जा करके बसना पड़ेगा, तब लोगों को अपने विस्थापित होने की चिंता सताने लगी। और जब लोगों को अपनी चिंता सताने लगेगी तो वो प्रकृति की और पेड़ों की देखभाल कैसे कर पाएंगे? तो उसका असर जो है पेड़ों पर भी दिखने लगा, प्रकृति पर भी दिखने लगा। जैसे ही अमरौली प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, गांवों में सूनापन छाने लगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किनको कहा गया है? चलिए उत्तर देखते हैं। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि शरणार्थी किसको कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं और भाग जाता है और कहीं जब दूसरी जगह भाग करके जाएगा तो वहाँ के लोगों की दया पर वो जीवित रहेगा, उसको हम शरणार्थी कहेंगे। अब लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसको कहा है? ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा है जो कि अपने मूल स्थान से उजाड़ दिए गए हैं। अब मूल स्थान से उजाड़ने के पीछे कारण लेखक ने क्या बताया है? आधुनिक विकास के कारण, यानी भारत जब आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और जो विकास हो रहा है उसकी वजह से, या फिर उद्योग लगाने की वजह से, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं उसकी वजह से, अगर गांव उजड़ रहे हैं, लोग उजड़ रहे हैं उसके कारण, या फिर प्रकृति से खनिज निकालने के कारण, यानी ज़मीन के अंदर कुछ मिल गया, कोई खनिज पदार्थ मिल गया तो वहाँ के गाँवों को खाली करा लिया कि अब यहाँ जो है सरकार इस खनिज को खोद करके निकालेगी, तुम्हें यहाँ से ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे कारण होते हैं। सरकार को जिस चीज़ में अपना फ़ायदा लगता है तो वो वहाँ से लोगों को विस्थापित कर देती है। ये 3-4 कारण मैंने लिखे। उसके कारण जब लोग अपने गाँवों से विस्थापित कर दिए जाते हैं, यानी अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बसने को मजबूर कर दिए जाते हैं, तो ये लोग अपना सारा जीवन शरणार्थी की तरह गुजारते हैं। यानी गाँव में बड़े अच्छे से रहते थे, बड़े ठाठ बाट से रहते थे, लेकिन उजड़ करके शहर में आ गए हैं, मेहनत मजदूरी करने को मजबूर है और बहुत बुरी सी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इन्हीं को लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? लेखक ने इस लेख में 2 प्रकार के विस्थापन बताए हैं कि एक तो प्राकृतिक विस्थापन है और एक दूसरा जो है औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन है। तो देखते हैं पहला, कई बार बाढ़, भूकंप या सूखा पड़ने के कारण कई जगहों पर रहना असंभव हो जाता है। इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य होती हैं, वो वापस अपने परिवेश में लौट आते हैं। ये था प्राकृतिक रूप से विस्थापन, यानी प्रकृति में कोई आपदा आ गई, कोई दुर्घटना हो गई तो लोग कुछ समय के लिए अपना गांव घर बार छोड़ करके कहीं दूर जा करके रहने लगे। लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य हुई वो लोग जो है वापस आ गए। लेकिन दूसरा जो इन्होंने विस्थापन बताया, जब विकास और प्रगति के नाम पर लोगों को एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है तो वो चाहकर भी अपनी जगह वापस नहीं आ पाते, क्योंकि तब तक वहाँ कुछ और निर्माण हो गया होता है। यानी मनुष्य अगर विस्थापित करेगा दूसरे मनुष्यों को तो वो वापस अपने परिवेश को नहीं पा सकते, क्योंकि वहाँ पर तब तक कुछ नया निर्माण हो चुका होता है। इस प्रकार प्राकृतिक विस्थापन कई बार अस्थायी होता है, लेकिन विकास वाला विस्थापन जो है हमेशा के लिए हो जाता है। विकास के लिए मान लो एक बार
बांध बनाना है और बांध बनाने के लिए गांव को उजाड़ना पड़ता है, तो वो गांव उस बांध वाली जगह पर कभी भी दोबारा नहीं बस पाएगा, वो बांध ही बन जाएगा हमेशा के लिए। तो इसमें यही बताया गया है कि प्राकृतिक रूप से मान लो बाढ़ आ गई किसी गांव में, तो बाढ़ का नुकसान खत्म होने के बाद लोग अपने गांव में वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर बांध बन गया तो लोग वापस उस गांव में नहीं बस सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है। इसमें जैसे ये बताया गया है कि हमने पश्चिमी देशों की नकल कर ली और इसलिए हमने अपनी प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो लेखक ने ये भी बताया कि यूरोप की पर्यावरण संबंधी चिंताएं अलग हैं और हमारी चिंताएं अलग हैं, तो हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए थी। देखते हैं इसका आंसर। यूरोप की मुख्य चिंता यह है कि वह मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखे। इसका अर्थ है यूरोप ने इतना अधिक औद्योगिक विकास किया है कि उसने प्रकृति को बिल्कुल ही भुला दिया और उसकी मुख्य चिंता यह है कि वह कैसे मनुष्य और प्रकृति में संतुलन बनाए। यानी यूरोप का तो मेन कंसर्न ये है, उसने प्रकृति को बिल्कुल ही भुला दिया, इतने उद्योग लगा दिए कि प्रकृति बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गई उनके क्षेत्र में। तो उनकी समस्याएं, उनकी चिंताएं कुछ अलग हैं, लेकिन हमारी चिंता क्या है? भारत की मुख्य चिंता ये है कि भारत में जब औद्योगिक विकास होता है तो केवल प्रकृति को नुकसान नहीं होता, मनुष्यों की संस्कृति को भी नुकसान होता है। बाकी देशों में प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो केवल प्रकृति का नुकसान है, लेकिन हमारे देश में प्रकृति का नुकसान हमारा सांस्कृतिक नुकसान भी है। सांस्कृतिक नुकसान कैसे है? क्योंकि हम प्रकृति से सांस्कृतिक रूप में जुड़े होते हैं। अब प्रकृति से हम सांस्कृतिक रूप में कैसे जुड़े हैं? हम अपने देश के नदियों को, पहाड़ों को, पेड़ों को पूजते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे लिए पूजनीय वस्तुएं हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए भारत की चिंता ये है कि विकास के कारण केवल प्रकृति नष्ट नहीं हो रही है, बल्कि हम अपनी संस्कृति को भी नष्ट करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? उत्तर देखते हैं, लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह रही कि उसने बहुत जल्दी विकास करने की सोची। जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत को लगा कि जल्दी से हमें विकास कर लेना चाहिए, बहुत साल हमने गुलामी सहन कर ली, अब अंग्रेज मुश्किल से भाग करके गए हैं तो हम जल्दी से उनकी बराबरी कर लेंगे। तो भारत ने बहुत जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत सारे उद्योग लगा दिए, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया और एक प्रकार से प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट भी कर दिया। यह विकास करने से पहले भारत ने अपने देश की अवस्था के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और केवल पश्चिमी देशों की नकल कर डाली। क्योंकि हमारी और उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए नकल करने के चक्कर में हमने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? आंसर देखते हैं, औद्योगिकीकरण, ये शब्द मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिए। औद्योगिकीकरण का मतलब है उद्योग, फैक्ट्रियां या कारखाने लगाना। इसमें बार बार जो औद्योगिकीकरण शब्द आता है उसका ये मतलब है नए नए उद्योग लगाना। ये चीज़ें विकास करने के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं। जैसा हमने चैप्टर पढ़ते समय जाना कि उद्योग से अगर प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो हम उद्योग लगाना बंद क्यों नहीं कर सकते? उद्योग लगाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि समय के साथ आगे बढ़ते रहना भी मजबूरी है। यदि हम विकास नहीं करेंगे तो दोबारा से हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरी है कि नए नए उद्योग लगाए जाएं। तो औद्योगिकीकरण का मतलब है उद्योग लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, कारखाने लगाना। ये चीज़ें विकास के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं, लेकिन इन उद्योगों को लगाने में प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब नुकसान कैसे होता है? क्योंकि फैक्ट्रियों को लगाने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए और वो बड़ी जगह कहाँ से ली जाती है? या तो पेड़ों को काट करके ली जाती है या खेतों वाली ज़मीन पर वो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। अब उन फैक्ट्रियों में कुछ सामान बनेगा, कुछ चीज़ें बनेंगी, लेकिन उन फैक्ट्रियों से कुछ वेस्टेज भी निकलेगा और वो वेस्टेज जो है, उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण जो है पर्यावरण को कई तरीके से प्रभावित करेगा। वो कई तरीके के पॉल्यूशन करेगा, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, जल वाला हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, भूमि प्रदूषण हो सकता है, बहुत सारी उसमें से वेस्टेज निकलेंगी, वो कई तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करेगा
ऊपर से देखने में लगता है कि फैक्ट्री लगा करके हमने बहुत विकास कर लिया, लेकिन उस विकास ने हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया, यह बात हम भूल जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 लाइनें दी गई हैं 2 प्रश्नों के रूप में, उन लाइनों का अर्थ बताना है आपको। आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रह करके क्या करेंगे? यह पंक्ति लेखक ने अमझर के लिए कही है, क्योंकि अमझर पहले एक ऐसा गांव था जहाँ चारों तरफ आम के बहुत सारे पेड़ थे, प्राकृतिक वातावरण बहुत ज़्यादा समृद्ध था। लेकिन सरकार ने वहाँ फिर एक प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी, प्रोजेक्ट अमरोली, और फिर उस प्रदेश में सूनापन छा गया। अब सूनापन क्यों छा गया? क्योंकि जैसे ही उस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, लोगों को अपना भविष्य नजर आने लगा, लोगों को विस्थापन की चिंता सताने लगी, लोगों को ये चिंता सताने लगी कि अब कहाँ जा करके बसना है, किस तरीके से रहना है, बाकी का जीवन कैसे गुजारेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे और कैसे अपने परिवार को जीवित रख पाएंगे। ये सारी चिंताएं लोगों को सताने लगी, और ये चिंता जो है प्रकृति में भी दिखाई पड़ने लगी। मानो प्रकृति ये कह रही है, यदि मनुष्य ही नहीं रहेगा तो पेड़ जीवित रह करके क्या करेंगे? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये दूसरी लाइन है जिसका हमें मतलब बताना है कि ये क्या है और क्यों है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इस पंक्ति में बताया गया है कि इतिहास में जो शरणार्थी हुए हैं, उन्हें अपना जीवन हमेशा दूसरों की दया पर बिताना पड़ा है, क्योंकि वो अपने मूल स्थान से पूरी तरह उजड़ चुके थे और अपने मूल जीवन में वापस लौटना उनके लिए संभव नहीं था। यानी हम इतिहास उठा करके देखें तो कुछ ऐसे उदाहरण हमें मिलेंगे कि लोगों को, राजाओं को अपनी जगह छोड़ करके भागना पड़ा और कहीं दूसरी जगह जा करके शरण लेनी पड़ी, लेकिन कभी भी वापस उन्होंने लाइफ में कम बैक नहीं किया। वो इसी तरीके की दूसरों की दया पर आधारित ज़िंदगी बिताते रहे। तो ये मिलता है वर्णन हमें इतिहास में। और इस लेख में क्या बताया गया है कि प्रकृति की वजह से जब व्यक्ति शरणार्थी होता है तो प्रकृति उसे एक मौका और देती है। लेकिन यदि प्रकृति के कारण किसी व्यक्ति को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ जाए तो स्थितियां सामान्य होने के बाद प्रकृति उसे दोबारा वापस बसने का मौका देती है। प्रकृति व्यक्ति को जीवन में, अपने परिवेश में वापस लौटने का मौका देती है, जो मौका इतिहास ने शरणार्थियों को कभी नहीं दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में 3 टॉपिक हैं, उसके ऊपर आपको छोटी सी टिप्पणियां लिखनी है। तो पहली टिप्पणी है, आधुनिक शरणार्थी पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी यानी थोड़ा सा जो आपको दिया गया है टॉपिक, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आपको बताना है। आधुनिक शरणार्थी पर टिप्पणी लिखिए। आंसर देखते हैं। आधुनिक शरणार्थी उन्हें कहा गया है जो विकास के कारण या आधुनिकीकरण के कारण अपने स्थान से उजाड़ दिए गए हैं। अब उन्हें किसी दूसरी जगह जाकर के बसने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे लोग कभी भी अपने मूल स्थान पर वापस नहीं लौटते और हमेशा शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर होते रहते हैं। यह भारत के औद्योगिकीकरण के विकास के पीछे का सच है। यानी हम विकास करने के लिए एक तरीके से लोगों को शरणार्थी बनने पर मजबूर कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिकीकरण की अनिवार्यता पर टिप्पणी लिखिए। आंसर देखते हैं। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, हमें जीवित रहने के लिए, प्रगति करने के लिए, विकास करने के लिए नए नए आविष्कार और उद्योग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए औद्योगिकीकरण आज के समय की मजबूरी है। यानी उद्योग लगाना हमारी मजबूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो देश की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मनुष्य को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि वह प्रकृति को बिना सोचे समझे लगातार इसी तरीके से उजाड़ता रहा तो एक दिन ऐसा भी होगा जब प्रकृति उसे भी उजाड़ देगी। इसलिए औद्योगिकीकरण जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि संतुलन हम बनाए रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। ये तीसरी टिप्पणी आपको लिखनी है। उसमें ये बताना है कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों में से एक पॉइंट को भी अगर ठेस पहुंचेगी तो तीनों को फर्क पड़ेगा। ये हमें आप
बताना है इस टिप्पणी में। इस पूरे लेख में लेखक ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति ये तीनों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। मनुष्य जो है अपने विकास के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसकी संस्कृति अपने आप नष्ट होती जाती है, और जब मनुष्य की संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो मनुष्य जो है अपने आप नष्ट होने की दिशा में बढ़ता जाएगा। तो ये तीनों जो है रोटेशन में चलते रहते हैं और ये तीनों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। लेखक ने बताया कि हमने विकास की दौड़ में पश्चिमी देशों की नकल की और अपनी प्रकृति को गहरा नुकसान पहुंचाया। भारत देश में प्रकृति जो है हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए हमने सीधे सीधे अपनी संस्कृति को ही नुकसान पहुंचा लिया है। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि विस्थापित लोगों की जिंदगी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाती है? इसका आंसर देखते हैं। लेखक जब अमझर गया तब उसने सिंगरौली क्षेत्र को बहुत करीब से देखा। पूरे एरिया को बहुत पास से उसको जानने का मौका मिला। यह क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से भरपूर क्षेत्र था। उसने यहाँ के लोगों को धान के खेतों में काम करते हुए देखा। लेखक ने स्वच्छ वातावरण, मिट्टी के घर, चारों तरफ पानी, जंगल और पहाड़ियाँ देखी। फिर उसने अनुभव किया कि यदि ये लोग यहाँ से उजाड़ दिए जाएंगे तो किसी शहर में जाकर जब मजदूरों वाली ज़िंदगी जिएंगे तो उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी। यहाँ ये जो जीवन जी रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत जीवन जीने को ये मजबूर हो जाएंगे। ये लोग शहर में, गंदी बस्तियों में, दम घोटू वातावरण में और भयानक अभावों में जीने को मजबूर हो जाएंगे। यह विकास का सबसे गंदा सच है। इसलिए लेखक को ऐसा लगा कि विस्थापित लोगों की ज़िंदगी जो है पुरानी ज़िंदगी से बिल्कुल विपरीत हो जाती है। जितने साफ, स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण में ये आज यहाँ है, विस्थापन होने के बाद उतने ही अभावों से भरे गंदे जीवन जीने को ये लोग मजबूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि प्रकृति उजड़ने के साथ हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जाती है? आंसर जानने की कोशिश करते हैं। भारत में प्रकृति जो है केवल पेड़, पौधे, पहाड़ और नदियाँ नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो केवल प्रकृति नहीं है, हमारे लिए वो हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। हम इनको प्राचीन काल से पूजनीय मानते आए हैं। हम इनको महत्व देकर के पूजते आए हैं, पूजनीय मानते आए हैं। इनकी वजह से मनुष्य का जीवन सरल और संभव है। इन्हीं की वजह से हमारा जीवन सरल है और संभव भी है, क्योंकि प्रकृति के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन हमने क्या किया? विकास के कारण हमने प्रकृति को उजाड़ दिया और शहरों में जाकर के बस गए। शहर बसाते गए, नए नए शहर बसते गए। उनका प्राकृतिक परिवेश हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। जब गांव के लोग गांव को छोड़ करके शहर में जाकर के बस जाते हैं और गांव को पीछे से उजाड़ दिया जाता है तो उनका प्राकृतिक परिवेश जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उनके बच्चे यानी विस्थापित लोगों के बच्चे कभी नहीं देख पाएंगे कि उनका प्राचीन परिवेश कैसा था, उनका पूर्वजों का गांव कैसा था, कैसे वहाँ के लोग थे, कैसे रीति रिवाज थे, कैसी वहाँ की प्राकृतिक संपदा थी, कैसा वहाँ का वातावरण था। उनके बच्चे ये कभी नहीं जान पाएंगे। तो एक पूरी पीढ़ी जो कि शहर में जन्मी है, शहर में पली बढ़ी है, वो अपनी पुरानी संस्कृति से बिल्कुल कट गई है, बिल्कुल अलग हो गई है। इस तरीके से ये हमारी संस्कृति का ही नुकसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस लेख में लेखक ने सिंगरौली की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? थोड़ा सा उसका प्राकृतिक परिवेश बताया, भौगोलिक स्थितियां बताई हैं, वो जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। सिंगरौली प्रदेश जो है प्राकृतिक संपदा से भरपूर एक क्षेत्र है जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पहले खैरवार जाति का निवास होता था। खैरवार जाति के राजाओं का राज्य होता था। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? सारा क्षेत्र जो है विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। सिंगरौली का नाम भी श्रृंगावली पर्वतमाला के नाम से निकला है, यानी चारों तरफ पहाड़ियाँ और घने जंगल होते थे। इतना प्राकृतिक वातावरण यहाँ का समृद्ध था। इस क्षेत्र में कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ होते थे और इस क्षेत्र को अपनी गहन प्राकृतिक संपदा के कारण काला पानी माना जाता था। यानी एक तरीके से माने तो दुर्गम क्षेत्र था। अपने प्राकृतिक स्वरूप के कारण, अपने भौगोलिक संरचना के कारण थोड़ा सा
बाकी लोगों के लिए दुर्गम था। यहाँ के लोग ना बाहर जाना पसंद करते थे, ना बाहर के लोग यहाँ आना पसंद करते थे। तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए इसे काला पानी भी कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी इलाके की संपदा उसका अभिशाप कैसे बन जाती है? यह कथन सिंगरौली के लिए पूरी तरीके से सही है, क्योंकि सिंगरौली की प्राकृतिक संपदा बहुत अधिक थी। प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र था, खनिज पदार्थ इसमें भरे पड़े थे, पेड़ पौधों की भरमार थी, नदियाँ, जंगल और पहाड़ इस एरिया में बहुत ज़्यादा थे। जब इस क्षेत्र पर सरकार की नज़र पड़ी और उद्योगपतियों की नज़र पड़ी, तो उन्होंने इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा का शोषण करना शुरू कर दिया, उसका दोहन करना शुरू कर दिया, यानी प्राकृतिक संसाधन जो हैं निकालने शुरू कर दिए, उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। खनिज पदार्थों को धरती से खोद निकालने की होड़ में जंगल पूरे तरीके से नष्ट हो गए, यानी यहाँ कोयले के भंडार मिले थे और कोयले को खोद कर निकालने की प्रक्रिया में जंगलों को नष्ट कर दिया गया पूरी तरीके से। और क्योंकि कोयले का बड़ा भंडार यहाँ पर मिला था, इसलिए यहाँ पर बांध बनाए गए और बिजली पैदा करने के संयंत्र बनाए गए, यानी बिजली पैदा करने के लिए कारखाने या पावर प्लांट जैसी चीज़ें बनाई गई। इसकी वजह से बहुत सारे गांव नष्ट हो गए। एक तो पहले तो कोयले को खोद कर निकालना, तो वो बहुत सारा एरिया वैसे ही नष्ट हो गया। उसके बाद जब कोयला आसपास है तो चलो यहीं एक पावर प्लांट लगा देते हैं, यहीं से बिजली बन जाएगी, कोयला क्योंकि नज़दीक ही है। तो वो बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग किया, तो वहाँ बिजली वाला पावर प्लांट लग गया और वहीं पास में इन्होंने बांध बना दिया। तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने फैला दिया और सारे क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर दिया। खनिज पदार्थों को निकालने के कारण और बिजली बनाने के कारण ये क्षेत्र जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया। खनिज पदार्थों का इतना बड़ा भंडार, प्राकृतिक संपदा का इतना बड़ा भंडार ही इस क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का उजला पहलू अपने पीछे विनाश का कितना अंधेरा लेकर के आया था? उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। लेखक सिंगरौली में विकास की जांच करने लोकायन संस्था की ओर से गया। जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा, लेखक को एक एनजीओ जैसी संस्था की तरफ से सिंगरौली में भेजा गया। उनको ये जांच करनी थी कि जो प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं उनसे जितना विकास हुआ है उसके पीछे प्रकृति को कितना नुकसान हुआ है। तो लेखक वहाँ जाकर जब देखता है, लेखक को एहसास होता है कि उस क्षेत्र में जो विकास आज दिखाई पड़ता है, उस विकास के लिए प्रकृति को कितना अधिक नुकसान पहुंचाया गया था। सिंगरौली प्राकृतिक संपदा से भरपूर क्षेत्र था और उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता था, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत उपजाऊ था और कारखाने लगाने के लिए उसको उजाड़ना एक प्रकार की मूर्खता थी। इस तरीके के कारखाने लेखक के अनुसार किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में भी लगाए जा सकते हैं। तो इस विकास के कारण लेखक ने बताया कि कितने लोग यहाँ से विस्थापित हो गए और कितने लोग बिल्कुल अनाथों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। इस विकास के कारण कितने लोग अनाथों जैसी जिंदगी जिएंगे, सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे केवल विकास के नाम पर धन इकट्ठा करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक के अनुसार भारत में औद्योगिकीकरण के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या की? भारत ने सबसे बड़ी गलती क्या की जब भारत ने अपने आप को औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में डाला? लेखक के अनुसार भारत ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ी गलती यूरोप की नकल करके की। हमने बिना सोचे समझे केवल यूरोप के मॉडल की नकल कर ली। हमने अपने देश की परिस्थिति और उसकी ज़रूरतों को नहीं समझा। प्रकृति से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, प्रकृति से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। यह जाने बिना हमने प्रकृति को उजाड़ दिया। यदि हम अपने देश की परिस्थितियों को और संस्कृति को ध्यान में रखते तो शायद आज इतना ज़्यादा विनाश नहीं होता। तो भारत की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उद्योग लगाने के चक्कर में उसने जो है अपने देश की परिस्थितियों का सही से अवलोकन नहीं किया, केवल पश्चिमी देशों की नकल कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं, अतीत का समूचा मिथक संसार
पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। भाव स्पष्ट कीजिए। एक लाइन आई है इसमें, इस लेख में, उसका हमें भाव बताना है कि अतीत का सारा मिथक जो है पोथियों में नहीं है, रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता है। इस लाइन को पहले सरल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। इस पंक्ति में ये बताया गया है कि भारत ने पश्चिमी देशों की नकल की, उन पश्चिमी देशों की नकल की जिनका इतिहास केवल आज म्यूजियम में बचा हुआ है। यानी उन्होंने अपने देश की प्रकृति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, केवल उनके पास म्यूजियम बचे हैं। उस म्यूजियमों में उन्होंने अपनी संस्कृति की कुछ चीज़ों को, कुछ धरोहरों को सजा रखा है। लेकिन भारत का इतिहास जो है केवल म्यूजियमों में नहीं है, केवल संग्रहालयों में भारत का इतिहास नहीं है, पुस्तकों में भारत का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास जो है उसकी प्रकृति में भी झलकता है। भारत की संस्कृति जो है उसकी धरती पर में, उसके जंगलों में, उसकी नदियों में, पेड़ों में, पहाड़ों में, ऐसी चीज़ों में भी भारत की संस्कृति झलकती है। भारत के हर व्यक्ति का प्रकृति की इन चीज़ों से एक रिश्ता बना होता है और ये रिश्ते ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। तो इस लाइन का अर्थ ये है कि अगर हमें अतीत की झलक देखनी है तो केवल अतीत की झलक पुस्तकों में नहीं मिलती। हमारी संस्कृति जो है प्रकृति से जुड़ी है और प्रकृति से जुड़ी चीज़ों में भी संस्कृति की झलक मिलती है। केवल हमारा इतिहास पुस्तकों में नहीं है, हमारा इतिहास जो है हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आज भी हम नदियों को माता मानते हैं, आज भी हम पेड़ों को, पर्वतों को पूजते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारा इतिहास जो है इन चीज़ों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये पढ़े आज हमने जहाँ कोई वापसी नहीं नामक चैप्टर के प्रश्न उत्तर। थोड़े से मुश्किल थे लेकिन मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। आप एक दो बार चैप्टर को अपनी बुक से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया कि लेखक क्या कहना चाहता है तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है।